प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में मैं आपके लिए दो महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर के आया हूं। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन पहले ही सोल्व कर दिए हैं, बस मैं आपको अब समझा रहा हूं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q+1 या 4q+3 के रूप का होता है जहां q एक पूर्णांक है। क्वेश्चन में ये दिया गया है। अब इस क्वेश्चन में समझने के हिसाब से दो महत्वपूर्ण पॉइंट है। एक तो है धनात्मक विषम पूर्णांक और दूसरा है पूर्णांक। तो पहले समझते हैं धनात्मक विषम पूर्णांक। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे धनात्मक नंबर्स पर। कौन कौन से नंबर धनात्मक होते हैं। धनात्मक नंबर्स को अंग्रेजी में पॉजिटिव नंबर कहते हैं। तो मैंने लिखा है पॉजिटिव नंबर। पॉजिटिव नंबर कौन कौन से होते हैं, 1 2 3 4 5। दूसरी बात आती है देखो पूर्णांक की। पूर्णांक जो होता है वो संख्याएं होती हैं जिनका दशमलव भाग शून्य होता है, यानी वे संख्याएं जिनमें दशमलव का भाग होता ही नहीं है। जैसे समझिए, जैसे 1.5 है, इसमें दशमलव वाला जो भाग है वह ये है 5। लेकिन अगर मैं 1.0 ले लेता हूँ तो इसमें दशमलव का भाग 0 है, यानी ये तो पूर्णांक होगा और 1.5 पूर्णांक नहीं होगा। तो मुझे ऐसी संख्या लेनी है जिनमें दशमलव के बाद 0 हो, या इस संख्या को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। तो मैंने लिखा है 1 2 3 4 5 और डैश 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 आगे। अब इन संख्याओं को दो भागों में बांटा गया है। एक होती है इवन नंबर या सम संख्या, दूसरी होती है ओड नंबर या विषम संख्या। सम संख्याएं वे होती हैं जिनको हम 2 से विभाजित कर सकते हैं और विषम संख्या वे होती हैं जिनको हम 2 से विभाजित नहीं कर सकते। जैसे देखो, ये है 2 से विभाजित कर सकते हैं तो 2 होगी सम संख्या। 2 के बाद 4 को हम 2 से विभाजित कर सकते हैं, इसलिए 4 भी होगी सम संख्या। इसी तरह 2 4 6 8 10 12 जितनी भी संख्याएं होती हैं वे सब सम संख्याएं होती हैं, और विषम संख्या होगी हमारे पास में 1 3 5। अब जो क्वेश्चन कहता है, एक तो शब्द लिखा है उसने धनात्मक, एक लिखा है विषम और एक लिखा है पूर्णांक, तो हमें केवल धनात्मक, देखो ये सारी संख्या धनात्मक है। धनात्मक संख्या में होती है जिनसे पहले प्लस का साइन होता है, तो ये है सब धनात्मक संख्याएं। फिर दूसरा शब्द लिखा है विषम, यह है विषम। देखो 1 3 5 ये संख्याएं 2 से विभाजित नहीं होती, इसलिए ये संख्या विषम संख्या है। और तीसरा लिखा है पूर्णांक। पूर्णांक का मतलब पूर्ण अंक, यानी जिनका दशमलव भाग शून्य होता है। तो क्वेश्चन में पहला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो इन संख्याओं को इंडिकेट करता है। मेरी बात समझ में आ गई होगी। अब दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरा पॉइंट है पूर्णांक। पूर्णांक को अंग्रेजी में इंटीजर कहते हैं। इसको जेड से या आई से भी प्रदर्शित करते हैं। इंटीजर को 3 भागों में बांटा गया है। एक होता है धनात्मक इंटीजर, एक होता है ऋणात्मक इंटीजर और एक होता है शून्य। ये शब्द है पॉजिटिव वीई, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, वैसे ये शब्द होता है पॉजिटिव। इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखते हैं। ये होता है नेगेटिव को शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, और एक होता है शून्य। तो इंटीजर्स यानी पूर्णांक को हम कैसे लिखते हैं जरा समझिए। पूर्णांक का मतलब वही पूर्ण अंक। तो इंटीजर्स होते हैं 0 +-1 +-2 +-3, यानी प्लस और माइनस का मतलब होगा प्लस का 1 और माइनस का 1। मैंने इसको ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, अदरवाइज आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो डैश 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 -3 -2 -1 0 1 2 3 और फिर डैश 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 का मतलब होता है कि ये संख्या इधर की साइड में जा रही है और ये संख्या इधर की साइड में जा रही है। तो इसको भी हम क्या कह सकते हैं, पूर्णांक। लेकिन इसको लिखने का एक तरीका ये भी हो सकता है। मेरे ख्याल से यहाँ तक बात आपकी समझ में आ गई होगी। अब देखिए उसने क्या कहा है। उसने कहा है प्यारे बच्चों कि एक तो 4q+1 और एक है 4q+3। आइए हम इसको समझने का प्रयास करते हैं कि क्वेश्चन में क्या कहा गया है। हमने लिया है 4q+1 और 4q+3। इसमें मैंने q की वैल्यू 0 डाली है। सबसे पहला जो पूर्णांक लिखा है वो हमने 0 डाल दिया। जैसे हम q की वैल्यू 0 डाल लेंगे तो ये वाला पोर्शन 0 हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 1। और इसमें डाल लेंगे तो ये वाला पोर्शन 0 हो जाएगा, तो 0 + 3 आ जाएगा 3। अब हमने q का मान 1 लिया।
क्यू का मान जैसे हम लेंगे तो 4 इंटू 1 4 प्लस 1 5 आ जाएगा, और यहाँ लेंगे तो 7 आ जाएगा। जैसे हमने क्यू का मान 2 लिया तो 2 क्यू का मान रखने पर ये जो है ना, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी 9, और क्यू की वैल्यू यहाँ रखने पर इसका आंसर आ जाएगा 11। अब क्यू का मान 0 1 2 3 4 5 ये आगे रखने पर जो संख्याएं प्राप्त हो रही है जरा उन्हें देखिए, 1 3 5 7 9 11। तो देखो ये वही संख्या आ रही हैं, 1 3 5 7 9 11, और आगे भी हम संख्याओं को ज्ञात कर सकते हैं। इसका मतलब ये जो एक रूप दे रखा है 4q+1 और 4q+3, उससे जो संख्याएं निकल करके आ रही है वे हमारे पास में धनात्मक संख्या यानी धनात्मक विषम पूर्णांक ही निकल करके आ रहे हैं। अब जरा इसमें एक पॉइंट देखिए, अगर हम q का मान -1 ले लेते हैं तो हमने q का मान -1 इस वैल्यू में रखा। देखो q 4 इंटू -1 प्लस 1, तो वैल्यू आ गई 4 की -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 प्लस 1, तो रिजल्ट आ जाएगा -3। ये कैसी संख्या आ गई हमारे पास में? निगेटिव। और निगेटिव को हम शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं। तो कैसी संख्या आ गई प्यारे बच्चों? ये संख्या आ गई हमारे पास में निगेटिव। लेकिन हमें कौन सी संख्या लेनी है? धनात्मक। तो इसका मतलब ये है कि q का मान हम नेगेटिव नहीं ले सकते, ना q का मान -2 ले सकते, ना q का मान -3 ले सकते, ना आगे ले सकते हैं। तो अगर इस क्वेश्चन में ये कह देता वो कि q का मान धनात्मक पूर्णांक है तो ये क्वेश्चन और अच्छा हो जाता, आपको ये दिखाने की ज़रूरत नहीं होती। मेरे ख्याल से यहाँ तक ये बात समझ में आ गई होगी। ये जितनी भी मैंने बात आपको बताई है वो सब एक्स्ट्रा नॉलेज है। अगर आप इसे समझ पाएंगे तो क्वेश्चंस को अपना बनाने में थोड़ी आसानी होगी, नहीं तो अगर आप ये नहीं समझ लेंगे तो आपको क्वेश्चन आप एग्ज़ाम में कर तो दोगे लेकिन आपको कुछ क्वेश्चन अधूरा अधूरा सा लगेगा। तो इन क्वेश्चंस को समझने के लिए आपको एक्स्ट्रा नॉलेज की भी बहुत ज़रूरत होती है। अब आइए ज़रा समझते हैं, क्वेश्चन का हल करते हैं। अगर आप यहाँ से एग्ज़ाम में करेंगे ना तो भी कोई बात नहीं होगी, तो भी आपको पूरे क्वेश्चन में पूरा आंसर मिलेगा, और अगर आप ये करेंगे तो इससे आपको एक्स्ट्रा नॉलेज मिलेगी। ठीक है, अब आप देखिए एक संख्या हमारे पास में a, अगर मैं उसको 4 से डिवाइड करता हूँ और q क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन का मतलब भागफल आता है, और r का मान रिमाइंडर आता है, तो r की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? 0 1 2 3 ये तक हो सकती है। और हम इस फिगर को ऐसे भी लिख सकते हैं, a बराबर 4q+r, जो मैंने इससे पहले की जो क्लासेस है या जो मेरी वीडियो है उसमें आपको बताया है। अब हम आगे चलते हैं। अब a बराबर 4q+r में r की वैल्यू मैंने 0 डाली है, तो जैसे हम r की वैल्यू 0 डालेंगे तो a का मान हो जाएगा 4q, r का मान 0 आ गया। इस 4q को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2q। तो आप देखो कि इसमें 2 से मल्टीप्लाई हो गई है। अगर हमें पता है अगर हम किसी संख्या में 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वह संख्या सम संख्या हो जाती है, यानी ये एक सम संख्या हो गई। अब r की वैल्यू 1 ली है, तो r की वैल्यू 1 लेने से हमारे पास में जो रिजल्ट आया वह आया 4q+1, तो 4q+1 एक विषम संख्या होगी। r की वैल्यू 2 लेंगे तो हमारे पास में रिजल्ट आएगा 4q+2, इसमें से 2 कॉमन ले लिया है तो वापस देखो 2 से मल्टीप्लाई हो गई है, तो ये संख्या सम संख्या हो गई है। फिर मैंने r की वैल्यू 3 ली है, तो r की वैल्यू 3 लेने से इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं आया, तो ये विषम संख्या हो गई। तो अगर आप देखें तो केवल हमारे पास में 2 ही संख्याएं जो विषम संख्या है, 2 संख्याएं जो सम संख्या है। तो ये संख्या आपको नहीं लेनी है और ये संख्या भी आपको नहीं लेनी है। तो आपको कौन कौन सी संख्या लेनी है? 4q+1 और 4q+3, अर्थात a का जो मान है 4q+1 और 4q+3, यही 2 ऐसी संख्याएं हैं जो विषम संख्याएं हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका पूरा हो गया। अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरे क्वेश्चन में कहा है, दर्शाइए कि n+2 या n+4 में से केवल एक ही ऐसी संख्या है जिसको हम 3 से विभाजित कर सकते हैं, जहां n एक पूर्णांक है। इसमें भी n का मान पूर्णांक ही दिया गया है। अब देखिए पूर्णांक को मैंने पहले ही आपको समझाया कि पूर्णांक को हम i से या z से प्रदर्शित करते हैं और लिखते हैं ऐसे 0 +-1 +-2 +-3 डैश 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 आगे। अब इन तीनों संख्याओं को मैंने लिखा है, ये सब मैं आपको एक्स्ट्रा पार्ट समझा रहा हूँ। n+2 n+4, सबसे पहले हमने n की वैल्यू 0 डाल दी है, तो जब 0 डाल लेंगे यहाँ 0 हो जाएगा, इसमें डाल लेंगे 2 हो जाएगा, इसमें डाल लेंगे 4 हो जाएगा। फिर n की वैल्यू मैंने 1 डाल ली है, 1 डालने से 1 हो गया, ये डालने से इसमें n की वैल्यू 1 डालने से 3 हो गया, n की वैल्यू 1 डालने से
5 हो गया। अब हमने n की वैल्यू -1 डाल दिया, -1 डालने से ये संख्या -1 होगी, ये संख्या कितनी होगी 1 हो गई और ये संख्या हो गई 3। अब जरा समझने का प्रयास करेंगे कि अगर हम n बराबर 0 डाल देंगे तो 0 3 से विभाजित है, 2 3 से विभाजित नहीं है, 4 भी 3 से विभाजित नहीं है, यानी n+1 और n+4 में से केवल यही संख्या है जो 3 से विभाजित है। जब हमने n बराबर 1 डाला तो 1 3 और 5 आया, तो 3 3 से विभाजित होगा, 1 और 5 नहीं होगा। और -1 डाला तो -1 आया, 1 आया और 3 आया, तो 3 3 से विभाजित होगा, ना 1 होगा ना -1 होगा। तो n का मान अगर हम पूर्णांक रख रहे हैं तो तीनों में से केवल एक ही संख्या ऐसी आ रही है जो 3 से विभाजित हो रही है, दो संख्याएं 3 से विभाजित नहीं हो रही हैं। अब आप इसको आगे समझिए। मान लो हमारे पास में एक संख्या है a, अगर हम उसको 3 से विभाजित करते हैं और शेषफल यानी क्वोशिएंट q आता है और रिमाइंडर r आता है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं a बराबर 3q + r। r की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 हो सकती है, 1 हो सकती है और 2 हो सकती है। अब हमने यहाँ r की वैल्यू 0 लिया तो पहला केस बना 3q, r की वैल्यू 1 लिए तो 3q + 1 और r की वैल्यू 2 ली तो 3q + 2। अब हम इसको आगे समझने का प्रयास करते हैं। एन जो ए की वैल्यू आई है वो 3 वैल्यू आई है, तो क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमें 3 केस की आवश्यकता होगी। सबसे पहले हमने एन बराबर या जो ए बराबर है, एन बराबर ले सकते हैं, वहाँ क्वेश्चन में ए लिया है तो ए भी ले सकते हैं। तो हमने 3q लिया तो एन का मान 3q होगा, एन का मान यहाँ डाल लेंगे तो 3q + 2 हो गया, एन का मान 3q डाल लेंगे तो 3q + 4 हो गया। ये तो 3q होगा, ये 3q + 2 हो गया, 3q + 4। इस 4 को मैंने क्या लिखा है, 3 + 1 लिखा है, 3 को इसके साथ ले लिया है और 3 कॉमन लिया है तो +1 बचा। अब देखो यहाँ है 3q, तो ये संख्या पूरी 3 से विभाजित हो जाएगी। ये हो गया 3q + 2, तो 3q तो 3 से विभाजित हो जाएगी, लेकिन 2 रिमाइंडर बचेगा। और यह है 3q + 1 है, तो ये संख्या तो 3 से विभाजित हो जाएगी पूरी की पूरी, लेकिन रिमाइंडर बचेगा 1। तो n बराबर 3q लेने से केवल 3q एक ही संख्या है जो 3 से विभाजित होगी, ये भी नहीं होने की, ये भी नहीं होने की। यानी पहला जो केस है हमारा वो सही हो गया। अब हम केस 2 लेते हैं, n का मान 3q + 1 लेंगे। जब हम n का मान 3q + 1 लेंगे और यहाँ रखेंगे तो पहला रिजल्ट आ जाएगा 3q + 1, इसमें रखेंगे तो 3q + 1 और +2, तो रिजल्ट आ जाएगा देखो 3q + 3, 3 कॉमन ले लेंगे तो 3q + 1, तो 3 का मल्टीपल हो रहा है। और अगर हम इसमें रखेंगे 3q + 1 तो रिजल्ट आ जाएगा 3q + 5। 3q + 5 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3q + 3 + 2। इसमें से मैंने 3 कॉमन लिया है तो 3 कॉमन लेने से q + 1 + 2 आ गया। अब जरा केस सेकंड को पूरा एनालिसिस करते हैं। इसमें ये संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी तो रिमाइंडर 1 बचेगा। इसमें देखो ये संख्या के मल्टीपल में 3 है, तो ये पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी, इसका रिमाइंडर 0 बचेगा। तो ये संख्या 3 से विभाजित है। इसमें देखिए ये संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी, लेकिन 2 इसमें रिमाइंडर बचेगा। तो केस सेकंड भी यही कह रहा है कि तीनों में से केवल एक संख्या ऐसी है जो 3 से विभाजित है और संख्या 3 से विभाजित नहीं है। अब हम केस 3 लेते हैं। केस 3 में n बराबर 3q + 2 लेंगे। पहली वैल्यू में n की जगह 3q + 2, इसमें डाल लेंगे n+2 में, तो 3q + 2 + 2, तो कितना आ गया 3q + 4। इसको मैंने लिखा है 3 + a, कॉमन ले लिया है तो 3q + 1 और +1 ये बच गया है। अब हमने यहाँ रखी है वैल्यू, तो हो गया 3q + 2 + 4, तो रिजल्ट आ गया 3q + 6। इसमें से मैंने कॉमन लिया है 3, तो रिजल्ट बच गया q + 2। तो ये पहली वाली संख्या देखो ये पूरी 3 से विभाजित होगी तो रिमाइंडर 2 बचेगा, यानी ये पूरी संख्या 3 से विभाजित नहीं है। यहाँ देखो ये वाला, इस संख्या का ये वाला भाग 3 से विभाजित हो जाएगा, एक रिमाइंडर बचेगा, यानी ये भी संख्या 3 से विभाजित नहीं है। लेकिन यहाँ देखो ये संख्या में 3 क्या हो रहा है, गुना के फॉर्म में आ रहा है, तो ये पूरी संख्या 3 से विभाजित हो रही है, यानी ये इस संख्या को हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं, तो केवल यही संख्या 3 से विभाजित होगी। यानी तीनों केस में हल करने के बाद में हमें ये पता चल गया कि तीनों संख्याओं में से केवल एक ही संख्या 3 से विभाजित हो सकती है, बाकी दो संख्या 3 से विभाजित नहीं हो सकती। यही हमको शो करना था। देखो वीडियो में मैंने क्वेश्चन को हल कर दिया था तो इतनी बड़ी वीडियो बनी है, लेकिन अगर मैं आपको क्वेश्चन हल करके दिखाता तो वीडियो इससे भी लंबी हो सकती थी।
मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको केवल यही सजेशन दे सकता हूँ कि इन क्वेश्चंस को, ऐसे जितने भी क्वेश्चंस हैं, इन्हें समझने के लिए थोड़ा आपको धैर्य रखना पड़ेगा और इन क्वेश्चंस को बार बार आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बार बार वीडियो को देखिए, प्रैक्टिस कीजिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, प्रैक्टिस करने के बाद जो एक्स्ट्रा बुक्स होती हैं उनमें इस टाइप के कई सारे क्वेश्चंस दिए जाते हैं, तो आप उन क्वेश्चंस को लिखिएगा और करके देखने का प्रयास कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।